दर्शकों नमस्कार। स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अक्सर ये देखा गया है कि हमारे शरीर पर कोई भी रोग तभी हावी होता है यदि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कमजोर है। और कोरोना महामारी के दौर में हम ये अच्छे से समझ चुके हैं कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए कितनी आवश्यक है। इसीलिए सबने इस मूल मंत्र को अपना लिया है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, कौन से कारगर उपाय हैं, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर गौरव फुल, जो कि दिल्ली में आयुर्वेदिक अस्पताल में शल्य चिकित्सा विभाग में कार्यरत हैं। और सर, हम कार्यक्रम में आपका स्वागत करना चाहेंगे। अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि ये है लाइव फोन इन कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में इस विषय से संबंधित यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स नोट कर लीजिए, 28000177। हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 28000178। STD कोड रहेगा 0177। आयुर्वेदिक अस्पताल में सर आप कार्यरत हैं और शल्य चिकित्सा विभाग के एक्सपर्ट भी हैं और वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता इसको बढ़ाना है, ये हमने विषय रखा है। तो कई लोग ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली है क्या और ये किस तरह से कार्य करती है। तो सबसे पहले इस चीज़ को आप हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार दोस्तों जी। आज आपने मुझे मौका दिया तो मैं इस पे विस्तार से बोलना चाहूँगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता, देखिए, अगर हम शब्दतः इसका उल्लेख करें तो रोगों से लड़ने की शक्ति जी, रोग को प्रतिरोध करने की हमारी जो क्षमता है उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। और इसको हम कुछ इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि इट इज़ द एबिलिटी टू कम्बैट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इफेक्ट्स। मतलब हमारी जो रोगों से लड़ने की ताकत है जी। तो ये जो इम्यूनिटी होती है दो तरह की होती है। अगर हम इसको बोलें, एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी जो कि जन्मजात होती है जी, जब एक नेचुरल इम्यूनिटी हमारी बॉडी में रहती है। एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को फिर से हम दो तरह से विभाजित कर सकते हैं, एक होती है नेचुरली और एक होती है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल इम्यूनिटी है जो कि एक माँ से बच्चे को मिलती है, फीटस में आती है मदर से। और एक होती है जो कि कभी हमें कोई बीमारी हुई, उसके बाद हमारे शरीर में इस तरह की एंटीबॉडीज बन गई, हमारे इम्यून सिस्टम ने उस बीमारी को आइडेंटिफाई कर लिया, तो ताकि दोबारा हमें कभी वो दिक्कत होती है तो हमारी बॉडी पहले से तैयार रहती है उससे लड़ने के लिए। तो ये होगी नेचुरल इम्यूनिटी। और एक होती है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल है जैसे कि वैक्सीनेशन हम लोग करते हैं, तो आर्टिफिशियल में भी एक नेचुरल मतलब एक एक्टिव है, एक पैसिव है। तो एक्टिव पैसिव का मतलब है, एक्टिव डायरेक्टली हम एंटीबॉडीज डाल देते हैं किसी के उसमें, जैसे सीरम डाल देते हैं। ऑलरेडी जो जानवर होते हैं, घोड़े वगैरह होते हैं, उनमें वायरस डाला जाता है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला जाता है, फिर जो उनके शरीर में एंटीबॉडीज बनती है हम उनको डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी में डाल देते हैं। तो वो आगे आपकी जो आपको नेचुरली आपको मिल जाता है जी। और एक आर्टिफिशियली आपको मिल जाता है। और एक होता है कि हम आपको वैक्सीन लगा देते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे से हमारे वैक्सीनेशन शेड्यूल शुरू हो जाता है, तो हमने वैक्सीन लगा दी, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है और हमारी इम्यूनिटी उस तरह काम करती है जी। तो बेसिकली एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है उस पर हम काम कर सकते हैं, जिससे किसी की इम्यूनिटी को हम बढ़ा सकते हैं। इनेट इम्यूनिटी जो है, नेचुरल हमारे जन्मजात जो इम्यूनिटी है, वो सबकी अपनी अपनी है, जिसके शरीर की जिस हिसाब से होगी उस हिसाब से उसकी रोगों से लड़ने की ताकत होगी। तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, कुछ लोग जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, कुछ लोग बहुत आसानी से बीमार नहीं पड़ते, तो वो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी है जिस पे हमें काम करना होता है जी। तो ये परिभाषित किया जाए तो यही इम्यूनिटी है, रोगों से लड़ने की शक्ति जी। जैसे कि कोरोना महामारी है, हम देख रहे हैं कि लोग बहुत जल्दी ये जो वायरस है इसकी चपेट में आ रहे हैं और ऐसे में बहुत जागरूक हुए हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय भी कर रहे हैं। और पहली वेव आई कोरोना वायरस की, दूसरी आई, अब तीसरा वायरस आ रहा है। तो कितना घातक हो सकता है ये वायरस किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए, और कैसे अपने आप को व्यक्ति बचा सकते हैं? जी, इसमें दो चीज़ें हैं जो हमें समझनी है। एक तो ये है कि कोरोना वायरस जो है, वायरस की एक नेचुरल टेंडेंसी रहती है म्यूटेट होने की। म्यूटेट होने की मतलब वो लगातार अपने में बदलाव करता रहता है, उसको ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है तो अपने आप को चेंज कर देता है, अपना स्ट्रक्चर चेंज कर देता है, अपना बिहेवियर चेंज कर देता है, जिसकी वजह से किसी भी वायरल इन्फेक्शन को कम्बैट करना बहुत मुश्किल होता है। और अगर हम हिस्ट्री देखें तो जो सबसे बड़े 10 पेंडेमिक हमारे वर्ल्ड में हुए हैं, विश्व पे, तो वो ज़्यादातर जो है वायरल इन्फेक्शंस की वजह से हुए हैं। और वो पेंडेमिक इसीलिए हुए कि किसी को समझ नहीं आया उसको कम्बैट कैसे किया जाए, जो कि कोविड के दौरान हमने देखा, पूरा विश्व जूझता रहा उसके सामने। तो अब हमारे हाथ में क्या बच जाता है? हमारे हाथ में बच जाता है कि हम अपने शरीर को इतना स्ट्रांग बना दें कि कोई भी इन्फेक्शंस हमें जल्दी जल्दी नुकसान ना कर पाए।
तो पहली वेव आई थी, उसके बाद बहुत सारे लोगों के अंदर एक सिक्योरिटी आ गई कि उनको लगा कि नहीं अब ठीक है हम बच गए, अब कुछ नहीं होगा। सेकंड वेव उससे बहुत खतरनाक आई और एक तरह से प्रलय वाली स्थिति आ गई थी कि ऐसा लग रहा था शायद ही कोई बच पाएगा। जी जी। क्योंकि वायरस ने अपने आप को म्यूटेट कर दिया, वो इतना स्ट्रांग हो गया कि हमारी सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई जी। और इसीलिए अब लोग ज़्यादा डरे हुए भी हैं और सतर्क भी हैं कि तीसरी वेव में पता नहीं क्या होगा। तो तीसरी वेव जहाँ तक ओमिक्रॉन की अभी बात हो रही है, वायरस का नया म्यूटेशन जो हुआ है जी। उस पे जितनी स्टडीज़ अभी तक हमें मिलती हैं, जैसे साउथ अफ्रीका में काफ़ी केसेस मिले हैं, तो वो एक राहत की बात ये है कि वो इतना स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रहा अभी कि वो बहुत स्ट्रांग लक्षण हमारे शरीर में ला रहा है। मारक क्षमता उतनी नहीं है जितनी सेकेंड वेव की थी जी। पर दुविधा की बात यह है कि उसकी म्यूटेशन की वजह से जो हम वैक्सीन्स लगा रहे हैं पूरी दुनिया में, शायद वो वैक्सीन उस पर काम नहीं करेगी जी। क्योंकि उसका स्ट्रक्चर इस तरह से बदल गया है कि जो वैक्सीन हमारी एंटीबॉडी बनाती है, देखिए एक लॉक एंड की मैकेनिज्म होता है इसमें। जी जी। एक एंटीबॉडी एक चाबी की तरह होती है और जो उस जहाँ पे उसने एक्ट करना है, एंटीजन जिसको हम बोलते हैं, वो एक ताले की तरह होता है। तो वो एक चाबी एक ताले पे लग सकती है, तो उनकी शेप मिलनी चाहिए जी। परंतु जब म्यूटेट हो जाता है वायरस, तो अभी जैसे नया स्ट्रक्चर इसने ले लिया तो एक तरह से ताले की शेप बदल गई, चाबी हमारी वही है, तो अब वो चाबी इस ताले को नहीं खोल पाएगी, एक जो दुविधा है जी। परंतु ये है कि वैक्सीन लगने से जो फायदा होगा वो ये होगा कि जो टी सेल्स हमारे शरीर में बनते हैं, कुछ इस तरह के सेल्स होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी में काम करते हैं, जो कि जीवाणुओं को खत्म करने का काम करते हैं या उनसे लड़ने का काम करते हैं। तो ये वैक्सीन की वजह से वो जो टी सेल्स हमारे शरीर में बन रहे हैं वो अपना काम करेंगे, मतलब वो इसको रोकने में कोशिश करेंगे, तो वो हमारे लिए अच्छी बात है जी। अब ये तो हो गया जो हमने वैक्सीन दी या जो हमारी तैयारी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुद को कैसे बचाएं, इतना तैयार कैसे रखें कि हमें इन्फेक्शन ही ना हो। बिल्कुल। तो एक तो देखिए पिछले 2 साल से हम बहुत कॉमन सुन रहे हैं, सरकार ने हर फोन लाइन पे, हर जगह विज्ञापनों के थ्रू हर जगह हमें समझाया है कि क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने हैं, हर डॉक्टर ने बोला है। तो मैं उनको बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा, आपको सभी को पता है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना है, सैनिटाइजेशन रखनी है, अपने आसपास सफाई रखनी है, वो सारी चीज़ें तो हमें करनी है जी। उसके अलावा हमें क्या करना है, हमें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, जो हमारी इम्यूनिटी है वो कोई क्रैश कोर्स नहीं होता, शॉर्ट टर्म मेजर नहीं है। तो अगर कोई ऐसा सोचता है कि अब बीमारी होने वाली है तो मैं अब कुछ ऐसे चीज़ें करना शुरू कर दूं, च्यवनप्राश खाना शुरू कर दूं, काढ़ा पीना शुरू कर दूं तो मैं बच जाऊंगा उस बीमारी से, तो ये एक तरह का मिथ है। क्योंकि इम्यूनिटी एक मल्टी फैसेटेड चीज़ है, मतलब उसमें कई चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, तब जाके आपका शरीर रोगों से लड़ पाता है जी। तो वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि हमें अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, हमारा खान पान रहन सहन वैसा करना पड़ेगा जिससे कि हम इम्यूनाइज्ड हो सकें, जिससे हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकें। तो ये भी बताते जाइए साथ में डॉक्टर कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं बच्चे और बुजुर्ग, क्योंकि वो बहुत जल्दी इफेक्टेड हो जाते हैं किसी भी बीमारी से, तो वो अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, खान पान, पूरी दिनचर्या। बहुत वाजिब सवाल आपने पूछा। हाँ, एक लाइन में ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि एक कहावत है कि कुश्ती से पहले घी पीने से कोई फ़ायदा नहीं होता जी। तो अभी बेसिकली टेंडेंसी क्या है ह्यूमन बींग्स की, हमारे देश में स्पेसिफिकली, कि जब जैसे बीमारी आने लगती है, वेव बहुत स्ट्रांग होती है, मीडिया में खबरें आने लगती है, तो हम सतर्क होने लगते हैं, तो वो कुछ काम नहीं आता। तो बेसिकली अगर कुश्ती लड़नी है तो हमें पहले से तैयारी करनी है। तो अभी समय है कि थर्ड वेव आने से पहले हम अभी से अपने आप को तैयार कर लें, उससे बचा लें। तो उसको बचाने के लिए आप देखिए, जैसे मैंने बोला इम्यूनिटी मल्टी फैसेटेड है, तो मल्टी फैसेटेड में आपका दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आपका सीजनल रेजिमेंट कैसा होना चाहिए, और इसमें आयुर्वेद में बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अगर स्वस्थ की परिभाषा से शुरू करूँ तो आयुर्वेद में स्वास्थ्य के लिए क्या कहा है कि सम दोष सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना स्वस्थिति अभिधीयते। तो हजारों साल पहले आयुर्वेद में उसको डिस्क्राइब कर दिया गया, जो कि 1948 में WHO ने भी माना कि हेल्थ सिर्फ ये नहीं है कि आप फिजिकली ठीक हो, हेल्थ आपकी मेंटल लेवल पे भी हेल्दी हो, आप स्पिरिचुअली हेल्दी हो, आप सोशली हेल्दी हो, तो वो एक इनकॉर्पोरेट पूरा मतलब एक जो है हेल्थ एक पैकेज है। तो उस पैकेज को ठीक करना है तो अब हमें कई काम करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम दिनचर्या से शुरू करें, सुबह जब हम उठते हैं तो एक तो आपकी रूटीन ऐसी चाहिए कि आप टाइमली उठें। टाइमली का मतलब है कि 6 से 8 बजे के बीच आप उठ जाएं। जो लोग उससे पहले उठते हैं वो बहुत अच्छा है, पर रूटीन में 6 से 8 बजे के बीच उठ जाएं और उठते ही सबसे पहले जैसे अपने नैतिक दैनिक कार्य करके उसके बाद आपको 2-3 कॉमन सी चीज़ें करनी है। जैसे हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में था, हम कभी भी घर से बाहर जाते थे या वैसे भी जो शौच क्रिया हमारी स्नान वगैरह करते थे, तो हम कान में नाक में तेल डालने की प्रोसेस की जाती थी पहले, जो कि धीरे धीरे बंद होगी।
बट जो ये नाक में तेल लगाने की विधि है ये बहुत ही कारगर है और आयुर्वेद में इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। तो इसको बोलते हैं नस्य जी। मतलब आप कुछ दवाइयों वाले तेल ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल एक अणु तेल होता है या और दवाइयाँ होती है, सिंपल आप सरसों का तेल है, तिल का तेल है, नारियल तेल है, आप कुछ भी उसको आप नाक के अंदर लगा के बाहर निकलें जब भी जाएं, और आप अपनी स्किन पे मालिश ज़रूर करें। उससे आपकी स्किन की इंटेग्रिटी अच्छी रहती है और स्किन हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है जो कि इम्यूनिटी में सबसे ज़्यादा काम करता है, क्योंकि जो भी जीवाणु, कोई भी हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, एलर्जीज हैं, कुछ भी है, सबसे पहला किसको हमारी स्किन के कांटेक्ट में आता है जी। या फिर हमारे ऑरिफिस में, जैसे नेजल रूट से जाएगा कुछ है, तो सबसे पहले तो हम अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करेंगे जी। तो अभ्यंग करेंगे तो उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। अभ्यंग मतलब मालिश, सिंपल भाषा में बोले तो तेल, हम कोई भी लुब्रिकेशन अपनी बॉडी में रखें, मॉइस्चराइजर्स यूज़ करें। नारियल का तेल बहुत अच्छा है, एंटी फंगल भी होता है और एंटी वायरल भी होता है। तो इस तरह से हम शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कोविड की हम स्पेसिफिकली बात करें तो गरारे करना बहुत कारगर रहता है, स्पेशली नमक और हल्दी को इस्तेमाल करते हैं उसमें। आयुष मंत्रालय ने उसको काफ़ी गाइडलाइंस भी दी है उसके बाद हम अपना योग और प्राणायाम अपनी दिनचर्या में इन्वॉल्व करें। वो एक रूटीन होनी चाहिए हेल्थ के लिए। वो आप ये नहीं है कि कभी कभी आप करेंगे तो काम चलेगा। जैसे एक्सरसाइज है, हेल्दी रहना है जी। तो आप योगासन, जो कि विश्रांतिकर आसन उनको कहा जाता है, जो कि आपको रिलैक्स करने वाले होते हैं जी। आप उन आसनों को कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सिंपल सुख आसन, जिसमें हम चौकड़ी मार के बैठते हैं, पद्मासन, वज्रासन, शवासन, बहुत अच्छे ऐसे हैं। और प्राणायाम में स्पेसिफिकली भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही कारगर होता है, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ ये बताती है कि जब भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो हमारे शरीर में इंटरल्यूकिन्स रिलीज होते हैं, जो कि एक इम्यूनिटी का पार्ट है जी। तो उससे हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव होती है, डी स्ट्रेसिंग होती है, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है। तो कोविड की वजह से स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण उभर के आया है, जिससे लोगों को टेंशन की वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए, तो उससे बचा जा सकता है। उसके बाद एक मर्म चिकित्सा होती है, आयुर्वेद में एक मर्म चिकित्सा होती है, जिसमें कि कुछ मर्म बिंदु होते हैं हमारे शरीर में, जिनको हम प्रेरित कर सकते हैं खुद, सेल्फ मर्म थेरेपी बोलते हैं। तो किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर की गाइडलाइन में हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि योग, प्राणायाम, और वो उससे हम अपना दिन शुरू करें। उसके बाद जो हमारा है कि आपका खान पान बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा का मतलब है सुपाच्य होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, जो आप पचा सकें वह अपनी बॉडी के हिसाब से। हमारी बॉडी हमें खुद बता देती है हम क्या चीज़ पचा पाते हैं, क्या नहीं पचा पाते हैं। सबकी अपनी अपनी एक डाइट है सबकी। वो है आयुर्वेद में कहा गया है कि सारे जो रोग हैं उनकी जड़ पेट है जी। तो हमारी जो भूख होती है, अग्नि जिसको हम बोलते हैं, जठराग्नि, वो जितनी अच्छी है उतना स्वस्थ है आदमी जी। तो बेसिकली आपकी बॉडी जिस चीज़ को डाइजेस्ट कर सकती है, आपकी अग्नि जिसको पचा सकती है, वही खाना आपके लिए अच्छा है जी। प्लस बैलेंस डाइट होनी चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए आपके खाने में। ये जो थोड़ा सा ट्रेंड चला हुआ है डाइटिंग और उसका फैट्स को बिल्कुल बंद कर दो, बहुत ही गलत है जी। क्योंकि अगर हम शरीर की बात करें तो शरीर में हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें फैट की बहुत इंपॉर्टेंस है। हमारे शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए भी फैट की ज़रूरत होती है, प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। तो एक बैलेंस डाइट का मतलब है आपको सभी चीज़ें लेनी है। घी, देसी घी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कुछ बीच में मिथ ऐसे आए या वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से हमें ऐसा है कि घी नहीं खाना चाहिए, और जो हमारी एक रूटीन प्रैक्टिस थी हमने वो छोड़ दी, जिसकी वजह से हमने बहुत सारी बीमारियाँ पाल ली। घी कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता, ये चीज़ समझने की है, और हमारी डाइट के लिए बहुत अच्छा है, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, हमारी एपेटाइट को इंक्रीज़ करता है। तो घी ज़रूर लेना चाहिए हमें, देसी घी। शहद हमें अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए किसी भी फॉर्म में, जैसे आप लेना चाहें। पर शहद के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसको गर्म नहीं करना चाहिए कभी भी। तो जो आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है कि जो केक्स बना रहे हैं और कुछ कर रहे हैं कि उसमें शहद डाल देते हैं, हनी, शुगर की जगह उसको सप्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसको हाई हीट पे जब भी करते हैं तो वो नुकसानदायक हो जाता है। तो उसका ध्यान रखना है। बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए बहुत अच्छा है शहद, क्योंकि जो कफ हम मानते हैं जनरल भाषा में, रेशा जम जाता है, उसको निकालने का काम करता है, एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है। और तो ये हमारी होगी, प्लस हमारा हल्की दालें जितनी हैं, हरी सब्जियां हैं, वो डाइट के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, पर कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे रात के समय हमें कुछ चीज़ें नहीं लेनी चाहिए जी। इन बातों पर हम आएंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि यह है लाइव फोन इन कार्यक्रम और विषय है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर इस विषय से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 28000177, दूसरा फ़ोन नंबर है 28000178, STD कोड रहेगा 0177। तो आप बता रहे थे कि किस तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, और डाइट पे आप आए थे जी। तो कौन सी चीज़ें ना खाएं? हाँ, तो मैम एक चीज़ ये है कि टाइमली हमारा खाना होना चाहिए। टाइमली खाना का मतलब है कि जो हमारा एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद हमें भूख लगती है, नॉर्मल टेंडेंसी है शरीर की, तो उस समय हमें खाना खाना चाहिए।
जब भूख ना हो तो हमें मील स्किप करना चाहिए। अगर हमने रात को पार्टी कर ली, कभी शादी में चले गए, कहीं हैवी फूड ले लिया, तो सुबह हमारा मन नहीं कर रहा है खाने का, तो ज़बरदस्ती ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए जी। आप कुछ भी लाइट लेके घर से जा सकते हैं, दूध पी के जा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो एक बड़ा ज़रूरी चीज़ है। अक्सर क्या होता है कि हम फिर से खा लेते हैं, पिछला खाना पचा नहीं होता, तो इसको बेसिकली अध्यशन आयुर्वेद में कहा गया है कि अभी पका नहीं है और फिर से हमने खा लिया, तो वो बीमारियों का जड़ है। प्लस एक है कि हम बहुत सारी चीज़ें जैसे कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं साथ में, या फिर हम चाय पी रहे हैं, दही खा रहे हैं साथ में, तो ये एक तरह की इनकम्पैटिबल डाइट्स होती हैं, विरुद्ध आहार जिसको बोलते हैं। तो ये अगर हम लेते हैं, जैसे मैंने बोला शहद और घी को अगर आप इक्वल क्वांटिटी में ले लेंगे तो वो भी एक विरुद्ध आहार है जी। तो ये हमारे शरीर को बहुत नुकसान करता है जी। तो इसका ध्यान रखना है, टाइमली खाना खाना है हमें, शॉर्ट इंटरवल्स पे खाना है, और रात के खाने में विशेषता हमें कम से कम 3 घंटे पहले सोने से खाना खा लेना चाहिए, सो दैट हम उसको पचा पाएँ। प्लस हमारा रात का खाना सबसे लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, क्योंकि रात को हमारी डाइजेशन स्लो हो जाती है, तो उसको हम पचा पाएँ अच्छे से, नहीं तो वो फिर मोटापा और जितने लाइफस्टाइल, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर उसको करने का, हार्ट अटैक्स जो होते हैं उनका बहुत बड़ा कारण है जी। तो वो ध्यान रखना है। और कुछ चीज़ें विशेषता आयुर्वेद में बोली गई हैं कि रात को नहीं लेनी, स्पेसिफिकली दही जी। दही को रात को कभी भी नहीं खाना चाहिए जी। अगर फिर भी आपको खाना है तो उसको प्रोसेस्ड फॉर्म में खाते हैं, मतलब उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें मिक्स करके आप उसको खा सकते हैं जी। अदरवाइज दही नहीं लेना चाहिए रात को। भारी दालें नहीं खानी चाहिए, जैसे उड़द, राजमा, सफ़ेद चने वगैरह हैं, और लस्सी है, तो इस तरह की चीज़ें हम रात को ना लें तो बेटर है, और टाइमली आप अपना खाना ले लें, वो बड़ा ज़रूरी है जी। फिर है हमारा कुछ सीजनल रेजिमेंट जो आपकी ऋतुओं के हिसाब से रहते हैं, तो हमें सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए, सीजनल वेजिटेबल्स खानी चाहिए। तो आजकल जो प्रोसेस्ड फूड वाला कंसेप्ट है वो सबसे बड़ी बीमारी की जड़ है जी। स्टोर्ड फूड जितना भी है, प्रिजर्वेटिव्स डाल के हम रख लेते हैं, 12 महीने आपको हर सब्जी मिल रही है, फ्रूट्स मिल रहे हैं, वो नुकसानदायक है हमारे शरीर के लिए। तो जो जिस सीज़न में जो फ्रूट और सब्जी आ रहा है हमें वो खाना चाहिए, वो हमारे लिए बेस्ट है जी। तो ये कुछ खाने को लेके हमारी प्रिकॉशंस हैं जी। अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो रही है तो कुछ लक्षण हैं जिनसे पहचाना जा सकता है कि शायद हमारे यहाँ जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक होता जा रहा है, और कैसे हम उन चीज़ों पर ध्यान दें? क्या डॉक्टर के पास जाएं या अपने घरेलू उपाय शुरू कर दें? तो मैम एक तो इसमें जैसे मैंने स्वस्थ की परिभाषा पहले आपको बोली, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे सम धातु मल क्रिया, मतलब आपकी जो डेली रूटीन है, आपको डेली आपके अर्जेस जो हैं, टाइमली आपको शौच के लिए जाना है, स्टूल पास करना है, आपकी वो प्रॉपरली आप डेली कर पा रहे हैं, आपको भूख सही समय पे लग रही है, अच्छी भूख लग रही है, तो वो हेल्दी रहने का एक साइन है। आप खुश हैं, आपका मन जो है बहुत विचलित हो रहा है, बहुत आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, वो भी एक अनहेल्दी होने का साइन है। अगर नींद ना आए तो नींद नहीं आ रही है, वो ऑब्वियसली नींद ना आने का बहुत बड़ा कारण स्ट्रेस है, जो कि आपकी रूटीन, तो अंडरलाइंग स्ट्रेस हमारे लिए अनहेल्दी होने का एक और साइन है। प्लस हमारी बॉडी के साइंस, जैसे हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, अपने एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हैं, तो ये लक्षण हमें शुरू में ही बता देते हैं कि आपका कुछ ठीक नहीं चल रहा है बॉडी में, ठीक है, तो आपको इसको देखने की ज़रूरत है। और एक नॉर्मल चीज़ है कि पहले हमारी जो एकदम से बीमारी नहीं होती कभी भी, पहले हम प्रोड्रोमल सिम्टम्स बोलते हैं, प्री सिम्टम्स, पूर्व रूप शुरू हो जाते हैं, तो वो पूर्व रूप यही है, आपको पता लगने लग जाता है, आपका कभी बहुत मान लो एक डायरिया होने वाला है, तो आपका पेट अपसेट होना शुरू हो जाता है, आपको ऐसा लगने लगता है कि नहीं अब कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है, आपको जुकाम हो रहा है बहुत तेज से, तो आपको पहले पता चल जाता है। तो वो जो इनिशियल लक्षण है वो जानने बहुत जरूरी है, और इसमें स्पेसिफिकली जो मानसिक लक्षण है, जो चिड़चिड़ापन है, अननेसेसरी आपको गुस्सा आ रहा है, आप ढंग से सो नहीं पा रहे हैं, अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम उसको रिकॉग्नाइज करें, हमारा शरीर हमें हिंट दे रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, अब इसको संभालना है। डॉक्टर गौरव, एक और चीज़ बताइए हमें, जैसे कि ये कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, और कहा जाता था पहले कि बच्चों के लिए काफ़ी घातक है ये, और कई लोग ये भी सोच रहे हैं कि बच्चे ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं, कई डोजेज़ लग चुकी हैं बच्चों को, 5 साल में लगती है, और 5 साल तक तो लगातार लगती है, और उसके बाद 10 साल तक भी कुछ एक डोजेज़ हैं जो लगती है, तो वैक्सीनेट करवाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों को, और ऑलरेडी उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये कहाँ तक सही है, और ये जो तीसरी वेव आ रही है कितनी घातक है उन बच्चों के लिए, और कैसे बचाया जा सकता है इनको? देखिए, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि पहले ऐसी सस्पिशन थी कि शायद जो तीसरी वेव आएगी वो बच्चों को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगी जी। तो अब जितनी भी स्टडीज़ हमारे सामने है उसमें कहीं पे ऐसा नहीं है कि बच्चों को स्पेसिफिकली इफेक्ट करेगी। देखिए, पहले भी बच्चों को इन्फेक्शन हुए, कोविड हुआ, पर बात यह है कि 12 साल से छोटे बच्चों की इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि उनमें लक्षण हमें दिखाई नहीं दिए। तो हो सकता है कि जैसे घरों में बहुत सारे लोगों को, बच्चों को भी हुआ, पर कोई लक्षण नहीं आया, कोई जांच नहीं हुई, इसलिए हमें पता नहीं चला कि उनको लेकिन ये भी एक कारण रहा कि बच्चे पहले घर से बाहर निकले ही नहीं, लेकिन अब स्कूल ओपन कर दिए गए हैं, बच्चों को बाहर निकलने का मौका मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक टेंशन भी रहती है कई लोगों की जहन में।
हाँ मैडम, तो मैं आपके पहले वाले क्वेश्चन का पहले जवाब दूंगा। ये बिल्कुल है कि हाँ एक्सपोजर बढ़ गया है बच्चों के लिए। पहले लॉकडाउन था तो बाहर नहीं निकल रहे थे, बट अभी तो सब ओपन है। तो इसमें देखिए इम्यूनिटी की बात करें हम तो दो तरह की इम्यूनिटी हमारे शरीर में होती है। एक होती है स्पेसिफिक, एक होती है नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए इम्यूनिटी। एग्जाम्पल के तौर पे हमने पोलियो का बहुत बड़ा अभियान किया और आज हमारा देश पोलियो मुक्त हो गया, तो वो है स्पेसिफिक इम्यूनिटी, जो कि आपने पोलियो की वैक्सीन दी और अब आपको पोलियो से बचाव हो गया आपके शरीर का। एक है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, जो कि एक जनरल, मान लो कि फ्लू की वैक्सीन लगा दी जैसा कुछ लोग सोचते हैं, तो फ्लू लाइक जो बीमारियां वो नहीं होंगी आपको। पर जहाँ तक ये वाली जो वैक्सीनेशन की बात है कि बच्चों को सबको लगती है, वो स्पेसिफिक वैक्सीनेशंस होती हैं। लाइक कि ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन लग रही है, हेपेटाइटिस की वैक्सीन लग रही है, मीजल्स मम्प्स की वैक्सीन लग रही है, तो वो वैक्सीन सारी बीमारियों से बचा लेंगी, ये मिथ्या है। ठीक है, तो कोविड जो है एक नई बीमारी है, नई वायरल इन्फेक्शन है, इससे वो वैक्सीन नहीं बचा पाएंगी, ये श्योर है। ठीक है, पर अब आते हैं कि बच्चों की अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे अच्छी होती है। अगर हम बात करें डिफरेंट एज ग्रुप्स में, आपने पहले क्वेश्चन किया था वो कि बच्चों और बूढ़ों में, तो बच्चे वल्नरेबल हैं क्योंकि वो उतना शरीर उनका स्ट्रांग नहीं होता, पर उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। तो एक चीज़ तो ये। दूसरा, आयुर्वेद में एक बहुत कारगर तरीका है बच्चों की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने का, रादर देन वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन पे सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं और बहुत सारे लोग उसको लेके भ्रमित भी रहते हैं, पर एक बहुत सेफ तरीका आयुर्वेद में बताया गया, स्वर्ण प्राशन। स्वर्ण प्राशन, स्वर्ण इज गोल्ड। तो गोल्ड को प्योरीफाइड फॉर्म में, बहुत माइक्रोनाइज फॉर्म में, बहुत मिनिमम क्वांटिटी में दिया जाता है बच्चों को, और उसके साथ कुछ ऐसी हर्ब्स मिलाई जाती हैं जिससे कि उनकी मानसिक विकास, शारीरिक डेवलपमेंट प्रॉपर्ली होती है और इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। तो वो एक रूटीन है आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में। तो जितने भी लोग अभी कोविड से बचने के लिए एक बड़ा अच्छा कारगर उपाय है, तो मैं ये कहूँगा कि ज़रूर उनको सलाह लेनी चाहिए आयुर्वेदिक डॉक्टर की। और डिफरेंट हॉस्पिटल, जैसे शिमला में हमारा रीजनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर जाकर आप स्वर्ण प्राशन के बारे में पता कर सकते हैं। और उसमें ऐसा रहता है कि आप पैदा होने से 16 साल तक के बच्चों में वो दिया जाता है, तो उससे आपकी इम्यूनिटी बहुत जल्दी बढ़ाई जा सकती है और रोगों से बचा जा सकता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों की ऑब्वियसली हमें जो थोड़ी सी डाइट टाइमली, उनको न्यूट्रिशन और डाइट टाइमली मिले, वो बड़ा ध्यान रखना है। देखिए बच्चों को आप बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग और वो नहीं समझा सकते। ठीक है, तो बच्चों को तो हमें प्रोटेक्ट करना है, कैसे कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे स्वर्ण प्राशन की बात करी, या अच्छी डाइट देना है, न्यूट्रिशन देना है, जंक फूड जितना हो सके अवॉइड करना है उनको। तो पैलेटेबल फॉर्म में हम अच्छी हेल्दी चीज़ें, जैसे दूध पिलाना है तो दूध को आप उस टेस्ट के हिसाब से उनके बना के दे सकते हैं। तो वो थोड़ा थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन करने की ज़रूरत है, जिससे बच्चे हमारी बात माने भी और करें भी। परंतु डरने की कोई बात नहीं है, जिसमें कि आप बच्चों को लेके निश्चिंत हो सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोविड की वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा खतरा है, बस हमें थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। जी, लाइफस्टाइल हमारा बहुत तेज़ी से बदल रहा है, और जैसे कि ये जो कोरोना महामारी का दौर आया, तो ऐसे में बहुत सारा काम है जो लैपटॉप पे, फ़ोन पे, कंप्यूटर पे हमारा हो गया है, और ऐसे में काफ़ी टाइम तक अपना जो लाइफस्टाइल है बिल्कुल चेंज हो गया है, अपने शरीर के लिए उतना समय नहीं दे पा रहे हैं। तो कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं कुछ एक चीज़ें अपनाकर, ताकि जो स्ट्रेस लेवल है वो भी कम हो जाए और हम अपने खान पान के साथ अपने शरीर पर भी ध्यान दे पाएँ? जी देखिए, बड़ा ज़रूरी चीज़ है, बिकॉज़ अगर हम बोलते हैं टाइम के उठो, टाइम के खाना खाओ, बहुत सारे लोग ऐसे लाइफस्टाइल में हैं कि वो नाइट ड्यूटीज़ कर रहे हैं, तो उनके हाथ में नहीं है, कमाना है तो रात को ड्यूटी करनी पड़ेगी, तो सो नहीं सकते टाइम पे। तो वो ऑब्वियसली हमें उस हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा। पर जहाँ तक हमारे हाथ में, जैसे कि प्राणायाम की हमने बात करी, अगर आप योगासन नहीं भी कर पा रहे हैं तो प्राणायाम हम कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें विशेष बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। आप बैठे बैठे किसी भी जगह पे कर सकते हो, बहुत ज़्यादा जगह नहीं चाहिए। मर्म चिकित्सा की मैंने बात की, स्वमर्म चिकित्सा हम खुद कर सकते हैं। तो सिंपली एक छोटा सा मैं आपको टिप देता हूँ, जैसे कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एलर्जीज होती हैं, बहुत जल्दी जल्दी जुकाम होता है, छींकें आती हैं, तो हमारा एक मर्म होता है, फण मर्म हम इसको बोलते हैं। तो जो हमारे नाक के नथुने होते हैं, ये एलानेजा इनको बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में, तो ये जहाँ खत्म होते हैं यहाँ पे हमारा एक पॉइंट रहता है जिसको फण मर्म कहा जाता है। तो हम सिंपली देसी घी जो होता है, गाय का घी, उसको यहाँ पर लगाकर, और या फिर सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर हम यहाँ पे लगाएंगे, और उसके बाद ऐसे लिटल फिंगर से इसको ऐसे मसाज करेंगे। तो अगर हम इसको 3 to 5 मिनट्स के लिए डेली करते हैं, तो ये हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हो जाता है। जो लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, उनको हर 20 मिनट में एक बार अपनी स्क्रीन से दूर देखना चाहिए। मतलब बैठ के आराम से आप ऐसे दूर देख सकते हैं, गेज कर सकते हैं, तो आप अपनी आई साइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सिटिंग हमारी ज़्यादा रह रही है, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो हर आधे घंटे में एक रूटीन हो कि हम कम से कम एक चक्कर उठ के लगा लें, अपने टोज़ को चलाते रहें। तो छोटे छोटे टिप्स से हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। प्लस हमारा ये है कि आपकी फूड और वो लेना, देखिए एक कोट है आयुर्वेद में बड़ा इंपॉर्टेंट कहा गया है, जिसमें सर्वमन्य परित्यज्य शरीरम अनुपाल्येत
तद भावे ही भावानाम सर्वभाव शरीर नाम, मतलब सबसे जरूरी चीज हमारे लिए शरीर है। जब तक शरीर है तभी तक सब कुछ है, जब वो नहीं तो कुछ भी नहीं। जी डॉक्टर गौरव, बहुत खूब कहा आपने और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे तमाम दर्शकों को दी, और अपने दर्शकों से भी चाहेंगे इजाजत, आज्ञा दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।